चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो 9000 साल लंबा है, मेहरगढ़ की उस पहली झोपड़ी से लेकर चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग तक। ये कहानी है कि हम जो आज हैं वो कैसे बने। हम अक्सर राजा महाराजाओं और सल्तनतों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन भारत की असली कहानी तो उससे भी बहुत बहुत पुरानी है। चलिए आज उस 9000 साल पुराने रहस्य को खोलते हैं और उस पहली ईंट को ढूंढते हैं जिसने आज के भारत की नींव रखी। तो सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब सभ्यता की पहली किरणें फूट रही थीं, मेहरगढ़ के पहले किसानों से लेकर गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर तक। जरा सोचिए, आज से 9000 साल पहले मेहरगढ़ के लोग सिर्फ पहले किसान या इंजीनियर ही नहीं थे, वो शायद दुनिया के पहले डेंटिस्ट भी थे। जी हाँ, खुदाई में ऐसे जबड़े मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो पत्थर की बनी ड्रिल से दांतों का इलाज तक कर लेते थे। कमाल है ना? तो देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जो दिखाते हैं कि कैसे कुछ ही हजार सालों में हम शुरुआती बस्तियों से निकलकर बड़े बड़े और विकसित साम्राज्यों तक पहुंच गए। एक कमाल की बात बताती हूँ। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी कबीलों में जी रहे थे, हमारे यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर थे। अरे ऐसे शहर जिनकी प्लानिंग आज के न्यूयॉर्क जैसी थी, और उनकी जो ढकी हुई ड्रेनेज व्यवस्था थी वो तो आज के कई स्मार्ट सिटीज को भी मात दे दे। पर सबसे बड़ा रहस्य, उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या राज छुपा है उसमें? और फिर इतिहास ने करवट ली। तक्षशिला से एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण निकले, आचार्य चाणक्य, और उन्होंने अपनी बुद्धि और कूटनीति से एक आम से लड़के चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। और इसी मौर्य साम्राज्य में हुए सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग में हुए खून खराबे को देखकर हमेशा के लिए अपनी तलवार फेंक दी और शांति और धर्म के रास्ते पर निकल पड़े। ये सिर्फ एक गोला या एक अंक नहीं है, ये है शून्य। गुप्त साम्राज्य का वो तोहफा जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सोचिए जरा, बिना जीरो के क्या कंप्यूटर होते, क्या साइंस इतनी तरक्की कर पाता? सब कुछ इसी एक खोज पर टिका है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां भारत पर मुश्किलों के बादल छाए। ये दौर था हमलों का, टूटने का, लेकिन साथ ही ये कहानी है जबरदस्त हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। महमूद गजनी ने एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार भारत को लूटा और सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। जानते हैं हमारी हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमारे हथियार कमजोर नहीं थे, हमारी एकता कमजोर थी। हमारे ही राजा आपस में लड़ रहे थे और बाहर वाला आकर देश को लूट रहा था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, लेकिन जब वो शरण में आया तो उसे एक सच्चे क्षत्रिय की तरह जीवनदान दे दिया। पर अफसोस, यही एक फैसला, यही दरियादिली भारत के लिए सदियों के दर्द का कारण बन गई, क्योंकि गोरी ने लौटकर धोखे से वार किया। सोचिए, किसी को ज्ञान से कितनी नफरत हो सकती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ही जला दे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को आग लगा दी। कहते हैं कि उसकी लाइब्रेरी, जिसमें हजारों साल की मेहनत, हजारों साल का ज्ञान था, वो 3 महीने तक धधकती रही। कितना कुछ खो दिया हमने उस आग में, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये कहानी एक ही सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ था अलाउद्दीन खिलजी का जुनून और लालच, और दूसरी तरफ रानी पद्मिनी का स्वाभिमान और बलिदान। जब जीत की कोई उम्मीद नहीं बची तो रानी पद्मिनी ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ आग में कूदकर जौहर कर लिया, लेकिन अपनी आन पर आंच नहीं आने दी। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां एक तरफ मुगलों की शानो शौकत आसमान छू रही थी, और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जमीन से एक ऐसी शक्ति का उदय हो रहा था जो इस सल्तनत को हिलाकर रख देने वाली थी। हाँ, ये सच है कि शाहजहां ने ताजमहल जैसी इमारतें बनवाईं जो आज दुनिया के अजूबों में गिनी जाती हैं, लेकिन इस संगमरमरी खूबसूरती की कीमत कौन चुका रहा था? भारत की गरीब जनता अपने खून पसीने और लगान से। एक तरफ देश के कई हिस्सों में अकाल था और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। और इसी जुल्म और नाइंसाफी के अंधेरे में सह्याद्री की पहाड़ियों से एक आवाज गूंजी, एक तूफान उठा। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने कोई राजा महाराजाओं की सेना नहीं बनाई,
उन्होंने आम किसानों को, चरवाहों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी मिट्टी, अपने स्वराज के लिए लड़ना सिखाया। शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़ लिया। उसके सामने 3 शर्तें रखी गईं। अपना खजाना दो, अपने किले दो और अपना धर्म बदल लो। संभाजी महाराज 40 दिन तक तड़पते रहे, भयानक यातनाएं सही पर झुके नहीं। उनका बलिदान वो चिंगारी बना जिसने ऐसी आग लगाई कि मुगल सल्तनत उसी में जलकर राख हो गई। तो मराठों ने मुगलों को तो कमजोर कर दिया, लेकिन अब समंदर के रास्ते एक नई आफत आ रही थी। वो व्यापारी बनकर आए और शासक बन बैठे। ये कहानी है अंग्रेजों की, उनकी चालाकी की और फिर 1857 में भड़की उस क्रांति की जिसने पूरे देश को झंझोड़ दिया। ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बहुत शातिर थे। उन्होंने हमारी आपसी फूट का फायदा उठाया। बांटो और राज करो, यही उनकी नीति थी। भाई को भाई से लड़ाया। प्लासी की लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि मीर जाफर जैसे गद्दार को खरीद कर जीती गई। और उन्होंने हमारे उद्योगों को कैसे तोड़ा? हमारे बेहतरीन बुनकरों के अंगूठे कटवा दिए ताकि उनका कपड़ा बिके। सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। जब अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर, हमारे स्वाभिमान पर चोट की, तो बैरकपुर में मंगल पांडे की बंदूक गरज उठी। हाँ, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। मेरठ से जो चिंगारी उठी, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आज़ादी की आग बन गई। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। ये कहानी है आज़ादी की लड़ाई के फाइनल चैप्टर की, बंटवारे के दर्द की और फिर राख से उठकर एक नए आधुनिक भारत के बनने की। आज़ादी पाने के लिए 2 रास्ते साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, और दूसरी तरफ थे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे जोशीले नौजवान, जिनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। रास्ते अलग थे पर मंजिल एक ही थी, भारत की आज़ादी, और दोनों का ही योगदान अमूल्य है। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ वो भारत है जो अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए उसके पुर्जे साइकिल पर लाद कर ले जा रहा था। पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी। और दूसरी तरफ आज का भारत है जिसने चांद के उस हिस्से पर तिरंगा फहराया है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। ये है हमारी उड़ान। आज़ादी के बाद का सफर भी आसान नहीं था। सोचिए, सरदार पटेल ने 562 अलग अलग रियासतों को मनाकर एक देश बनाया। ये कितना बड़ा काम था। हम जो देश कभी अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर थे, आज दुनिया का पेट भर रहे हैं। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और आज आईटी हो, स्पेस हो या फिर हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान, योग और आयुर्वेद, भारत दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है। तो ये हजारों साल की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इस देश ने, इस मिट्टी ने अनगिनत जख्म सहे हैं। इसे हजारों बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन इसकी आत्मा में कुछ ऐसा है जो हर बार इसे राख से उठकर खड़ा कर देता है। तो आज जब हम इस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। और अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी अगली महान छलांग क्या होगी।